तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में ताजा ताजा रिलीज हुई मूवी 80 को। इस दुनिया में कितने घटिया और घिनौने लोग हो सकते हैं ये आपको फिल्म देख के पता चलेगा। मेरा तो खून खोल उठा जब मैं ऐसी चीजें देखता हूँ। बाकी यकीनन आपको ये मूवी बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त गवाए जल्दी से शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत एक बेहद परेशान कर देने वाले सीन से होती है। एक लड़की जिसकी हालत बेहद नाजुक है और एक आदमी उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जा रहा है। इस लड़की का नाम है परिमा। उसके साथ दरिंदगी हुई है और उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया था। इसके बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। परिमा अपनी छोटी सी फैमिली के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रही थी। वह एक स्कूल टीचर है, उसका एक छोटा बेटा है और पति का नाम है विनय। सुबह का सीन बड़ा ही सामान्य लगता है। दोनों अपने बेटे को स्कूल बस में बैठाते हैं और फिर अपनी अपनी नौकरी पर निकल जाते हैं। इसी दौरान विनय का दोस्त कार्तिक सामने आता है। कार्तिक इस शहर की बुराई कर रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और अंदर छुपा दर्द साफ दिखाई देता है। साफ समझ आता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। रास्ते में कार्तिक की मुलाकात उसकी बहन रवि से होती है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि कार्तिक की पत्नी कावेरी की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। सबसे दुखी कर देने वाली बात यह है कि उस वक्त कार्तिक उसके पास ही नहीं था। रवि गुस्से और दुख में उससे सवाल करती है, ऐसे वक्त तुम कहां थे? लेकिन कार्तिक के पास कोई जवाब नहीं होता। रवि उसे एक मोबाइल देती है। उसमें कावेरी का आखिरी मैसेज सेव है। कार्तिक चुपचाप फोन लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम परिमा को उसके स्कूल में देखते हैं, जहां वह अपने एक कलीग की फेयरवेल पार्टी में शामिल है। माहौल हल्का है, संगीत बज रहा है और परिमा खुलकर डांस कर रही है। तभी वहां विनय आता है। वह मुस्कुराकर कहता है, तुम एंजॉय करो, मैं घर जाकर खाना बना लेता हूं, तुम बाद में आ जाना। ये कहकर वह चला जाता है। विनय का इतना सपोर्टिव बिहेवियर देखकर पर्सनली मुझे बेहद अच्छा लगा। लेकिन यही खुशी कुछ ही देर में एक डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है। फंक्शन खत्म होने के बाद जब परिमा घर लौट रही होती है, तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। कार में बैठे कुछ लड़के उसे जबरदस्ती अंदर खींच लेते हैं। इसके बाद उन लोगों ने मिलकर बेहद घिनौना काम किया। इस घिनौने काम के दौरान परिमा ने खुद को उन राक्षसों से बचाने का खूब प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने उसे इतना मारा कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। उनको रोकना तो दूर, अब वो बस बेबस होकर खुद के साथ हो रही उस दरिंदगी को बस देखती रही। वो कुछ न कर सकी। फिर उसे रेलवे फाटक के पास किसी कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। वह लड़के थोड़ी दूर जाकर अपनी गाड़ी रोकते हैं, कपड़े जलाते हैं ताकि सबूत मिट जाएं और फरार हो जाते हैं। अगली सुबह एक राहगीर परिमा को उस हालत में देखता है और अस्पताल लेकर जाता है। ये वही सीन है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अस्पताल में विनय को बुलाया जाता है। सच्चाई सुनकर उस बेचारे के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। पुलिस परिमा का बयान लेती है। जांच के दौरान वह कार मिल जाती है जिसे आरोपियों ने बीच रास्ते छोड़ा था। सीसीटीवी फुटेज के जरिए लड़कों को पहचान कर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। अब हम विनय को देखते हैं, जो अंदर से टूट चुका है। उसका छोटा बेटा बार बार पूछ रहा है, मम्मी के साथ क्या हुआ? विनय के पास कोई जवाब नहीं। उधर घर वाले अलग दबाव डाल रहे हैं। उनका कहना है कि इस घटना से परिवार की इज्जत खराब हो रही है। ये सुनकर विनय के भीतर गुस्से की आग भड़क उठती है, क्योंकि उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर परिमा से शादी की थी। इसी बीच कार्तिक अस्पताल आता है। परिमा उसे देखते ही घबरा जाती है और पैनिक करने लगती है। डॉक्टर कार्तिक से कहती है कि अगर परिवार का कोई सदस्य उससे बात करेगा तो शायद वह थोड़ा सहज हो पाए। कार्तिक हिम्मत जुटाकर परिमा से बात करने जाता है, लेकिन उसे बार बार अपनी पत्नी कावेरी की याद सताने लगती है। हमें पता चलता है कि कार्तिक खुद भी पैनिक अटैक से जूझ रहा है। उसे कावेरी की मौत का गहरा पछतावा है। वह कावेरी की आखिरी ऑडियो क्लिप सुनता है। कावेरी की आवाज गूंजती है, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ यार, बहुत याद आ रही है। बस जाने से पहले तुम्हें एक बार देख लो। मैं जानती हूं तुम पूरी कोशिश करोगे आने की, लेकिन अगर नहीं आ पाए तो यार प्लीज खुद को दोष मत देना। मेरे जाने के बाद बिल्कुल पागल मत हो जाना। अपना ध्यान रखना। लव यू। ये सुनते ही कार्तिक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसके बाद वह अपने सीनियर से मिलता है। तब पता चलता है कि कार्तिक एक एजेंट है। वह एक मिशन पर था, इसलिए उस समय कावेरी के पास नहीं जा सका। असल में कावेरी की मौत एक हिट एंड रन केस में हुई थी। जिस कार ने उसे टक्कर मारी थी उस पर नंबर प्लेट तक नहीं थी। सीसीटीवी में कुछ साफ नहीं दिखा और अपराधी कभी पकड़े नहीं गए। कार्तिक के सीनियर उसे समझाते हैं कि वह कब तक खुद को दोष देता रहेगा, लेकिन कार्तिक का दर्द कम नहीं होता। अगले दिन कार्तिक रवि से मिलने जाता है। रवि एक वकील है। कावेरी भी वकील थी और रवि उसकी असिस्टेंट। कार्तिक उसे बताता है, विनय मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूं कि तुम उसका केस लड़ो। रवि पहले से ही केस पढ़ रही थी। कुछ पल सोचने के बाद वह हामी भर देती है। फिर कोर्ट केस शुरू हो जाता है, जहां पुलिस ने उन चारों अपराधियों को पकड़ लिया था।
अपोजिशन वकील का कहना था कि ये चारों निर्दोष हैं। वह कोर्ट में कहानी रखते हैं कि ये लोग कार लेकर एक शादी में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कार चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत इन्होंने पुलिस में दर्ज भी कराई है। इसलिए कार में जो कुछ भी हुआ उससे इन लड़कों का कोई लेना देना नहीं है। इसी दौरान पता चलता है कि जिन लड़कों में से एक की कार थी उसके पिता का नाम दीपराज है। वह पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह उनके बेटे को बेल मिल जाए, क्योंकि उनकी बेटी की शादी है और भाई का वहां होना जरूरी है। उधर जांच में सामने आता है कि परिमा के डीएनए सैंपल आरोपियों के डीएनए से मैच नहीं कर रहे हैं। यह देखकर रावी कोर्ट से दोबारा टेस्ट की मांग करती है। जज उसे इसकी अनुमति दे देती हैं और फिलहाल चारों को बेल नहीं मिलती। इसके बाद रावी परिमा से बात करती है। तब परिमा बताती है कि कार में 4 नहीं बल्कि 5 लड़के थे, एक ड्राइवर और बाकी पीछे जबरदस्ती करने वाले। परिमा यह भी बताती है कि ड्राइवर बाकी लड़कों से कह रहा था कि लड़की को छोड़ दो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रावी को पता चलता है कि 5वें लड़के का नाम समीर है। वह तुरंत पुलिस को सूचना देती है। पुलिस दोबारा पूछताछ करती है और लड़कों से समीर के बारे में सवाल करती है, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं बताता। अगली सुनवाई में रावी कोर्ट को बताती है कि कार में 4 नहीं बल्कि 5 लोग थे। वह सवाल उठाती है कि अगर कार चोरी हो गई थी तो ये शादी में पहुंचे कैसे? जरूर इन्होंने किसी से लिफ्ट ली होगी, और वह उसका सबूत मांगती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि जिस पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई वहां की कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, तो इनकी बातों पर भरोसा कैसे किया जाए। हालांकि अपोजिशन हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है और दूसरी बार भी डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आरोपियों के खिलाफ नहीं जाता। पुख्ता सबूतों की कमी के कारण जज चारों को बेल दे देती हैं। साथ ही रवि को निर्देश देती हैं कि वह सीसीटीवी फुटेज और बाकी जरूरी सबूत जुटाकर पेश करे, जिससे यह साबित हो सके कि अपराध इन्हीं चारों ने किया है। इसके बाद दीपराज अपने बेटे को घर ले जाते हैं। कमरे में ले जाकर वह उसे खुद को गोली मार लेने तक को कह देते हैं, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है कि उनके बेटे ने क्या कांड किया है। लेकिन लड़का कहता है कि वह तो सबको रोक रहा था, बाकी लोग नहीं माने। तभी दीपराज की पत्नी बीच में बोलती है कि जो कुछ हुआ उसे भूलना होगा। आखिर वह उनका बेटा है और अब उनकी बेटी की शादी है। वह नहीं चाहती कि इन सब की वजह से बेटी की जिंदगी खराब हो जाए। वह दोनों से कहती है कि अब सब संभल कर रहें। दूसरी ओर परिमा घर लौट चुकी है, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसे वह भूल नहीं पा रही। फिर भी वह फैसला करती है कि वह अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने की कोशिश करेगी और दोबारा स्कूल पढ़ाने जाएगी। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचती है तो प्रिंसिपल उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि अभी स्कूल ना आए। प्रिंसिपल बताती हैं कि जिन लड़कों को परिमा अपने बच्चों की तरह पढ़ाती थी वही व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिस दिन मैडम के साथ यह हुआ काश वे भी वहां होते। यह सुनकर परिमा के होश उड़ जाते हैं। प्रिंसिपल भी हैरान हैं कि आखिर बच्चों के मन में ऐसे विचार आए कैसे। वे कहती हैं कि इन बच्चों में जरा भी सेंसिटिविटी नहीं बची है। कुछ दिनों बाद परिमा को पहचान परेड के लिए बुलाया जाता है। कहा जाता है कि अगर वह अपराधियों को पहचान लेती है तो उन्हें सजा मिल सकती है। लेकिन जब परिमा वहां पहुंचती है और उनकी आवाज सुनती है तो उसे कुछ भी साफ याद नहीं आता। वह कंफर्म नहीं कर पाती कि ये वही 4 लड़के हैं। असल में वह अभी भी उस ट्रोमा से बाहर नहीं निकल पाई थी, इसलिए पहचान नहीं कर सकी। जहां रवि बताती है कि वह सीसीटीवी फुटेज लेने पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन फुटेज दिया ही नहीं गया। इस पर जज पुलिस को सख्त निर्देश देती हैं कि फुटेज पेश किया जाए। वहीं परिमा का बेटा भी हर सुनवाई में अपनी मां के साथ आता है और यह सब देखकर उलझन में रहता है। इसी बीच एक नया मोड़ आता है। एक आदमी छाता लेकर उन 4 लड़कों में से एक की कार में बैठता है और बंदूक की नोक पर उसे साइड में ले जाकर गोली मार देता है। अगले दिन जब बाकी 3 लड़कों को इस मर्डर का पता चलता है तो वे बुरी तरह घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह मर्डर किसने किया। हालांकि लोगों का कहना था कि जिसने भी यह किया है उसने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जो भी लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करता है उसे इसी तरह मारा जाना चाहिए। लेकिन यह सब देखकर रवि का कहना था कि किसी को भी इस तरह कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग एक दूसरे को मारते रहेंगे। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ गलत किया है तो उसे कानूनी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए वह चाहती थी कि कोई स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि आगे कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। जब रावी ने इस मुद्दे पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो उसे काफी ट्रोल किया गया। एक दिन रावी को पता चलता है कि पुलिस वाले ही कुछ सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी उन्हें खरीद लिया गया है। यह देखकर वह संजय नाम के पुलिस अधिकारी को खूब सुनाती है, क्योंकि संजय इस केस में उसके साथ काम कर रहा था। इसके बाद दीपराज और अपोजिशन वकील रवि से मिलने आते हैं। दीपराज कहता है कि उसके बेटे ने कुछ नहीं किया और वह चाहता है कि उसका बेटा इस मामले से बाहर निकल आए। इस पर रवि कहती है कि अगर उसका बेटा सरकारी गवाह बन जाए तो वह उसे कम से कम सजा दिलाने की कोशिश करेगी, लगभग 2.5 साल की। दीपराज मान जाता है क्योंकि रवि जानती थी कि उसके बेटे ने बाकी लड़कों को रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद दीपराज का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने एक पब में जाता है, लेकिन वहां एक आदमी आकर उसे भी मार देता है।
फिर कार्तिक के बॉस रवि से मिलने आते हैं और बताते हैं कि कार्तिक बहुत गुस्से में है और कुछ ना कुछ कर रहा है। इसके बाद रवि कार्तिक से मिलती है और उसे डांटती है कि अगर वह उन लड़कों को मार रहा है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल कार्तिक के बॉस ने ही इशारा दिया था कि इन हत्याओं के पीछे कार्तिक का हाथ हो सकता है, लेकिन कार्तिक कोई जवाब नहीं देता। फिर एक और लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। तभी वहां एक किलर पहुंच जाता है। लड़की उसका वीडियो बनाने लगती है, लेकिन किलर उसे ही गोली मार देता है। यह देखकर लड़का वहां से भाग जाता है, हालांकि उसने किलर का चेहरा नहीं देखा था। अब कार्तिक की तरह ही कुछ और लोग भी उन लड़कों को मारना चाहते थे जिन्होंने यह अपराध किया था। इसी बीच रवि समीर का पता लगा लेती है, जो 5वां लड़का था। उसे एक सीसीटीवी फुटेज भी मिलती है जिससे साबित होता है कि कार में 5 लड़के थे। रवि समीर के परिवार की मदद लेती है ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। दरअसल समीर की बेटी भी परिमा के स्कूल में पढ़ती है, इसलिए परिवार जानता है कि परिमा के साथ क्या हुआ था। जब समीर को पकड़ा जाता है तो वह पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार संजय रिश्वत नहीं लेता और उसे पुलिस स्टेशन ले आता है। जब यह बात सीनियर अधिकारी को पता चलती है तो वह संजय को डांटते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे उसे बेनकाब कर देंगे कि उसने पहले कैसे पैसे लिए थे। लेकिन इस बार संजय चुप रहता है। फिर कोर्ट का सीन आता है जहां सुनवाई होनी थी। उसी दौरान कोई रवि पर स्याही फेंक देता है, क्योंकि उसने वीडियो बनाकर कहा था कि अपराधियों को मारना समाधान नहीं है, उसके लिए कानून है। यह देखकर रवि हैरान रह जाती है, लेकिन फिर भी वह केस के लिए कोर्ट में खड़ी होती है। अब परिमा को अपना बयान देना था। अपोजिशन वकील उससे कई आपत्तिजनक और दर्दनाक सवाल पूछता है, जैसे उसकी स्कर्ट किसने खींची, उसे किसने पकड़ा और क्या हुआ। ये सवाल किसी भी लड़की के लिए बेहद तकलीफदेह हो सकते हैं। फिर भी परिमा सबके जवाब देती है। वह यहां तक कह देती है कि शायद गलती उसी की थी जो वह उस रात अकेली जा रही थी, क्योंकि लड़कियों का अकेले निकलना सही नहीं माना जाता। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद लोग शर्म से सिर झुका लेते हैं। इसके बाद रवि कोर्ट में कहती है कि भले ही इन लड़कों का दावा है कि उनकी कार चोरी हो गई थी, लेकिन जिस पुलिस स्टेशन में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी वहां की सीसीटीवी फुटेज गायब क्यों है। जब उसने इसके बारे में पूछा तो पुलिस ने कहा कि उस समय बिजली चली गई थी, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। वो ये भी सवाल उठाती है कि कार चोरी होने के बाद ये शादी में कैसे पहुंचे, इसका कोई सबूत नहीं है। साथ ही शादी की जो तस्वीरें पेश की गई हैं वे सुबह की हैं, यानी पूरी रात ये कहां थे किसी को नहीं पता। यह सब कहने के बाद रवि उन लड़कों के घर वालों को कटघरे में बुलाती है और उनसे पूछती है कि उस रात वे आपस में क्या बात कर रहे थे। दरअसल दीपराज के पिता ने दूसरे लड़के के पिता को कॉल किया था और दोनों के बीच करीब 4 मिनट तक बातचीत हुई थी, लेकिन रवि के सवालों पर वह कोई ढंग का जवाब नहीं दे पाते। इसी तरह रवि उन्हें अपने सवालों के जाल में उलझा देती है। इसके बाद वह संजय को बुलाती है और पूछती है कि आखिर आरोपियों के सैंपल परिमा के डीएनए से मैच क्यों नहीं हुए। तब संजय तंग आकर सबकी बोल खोलते हुए बताता है कि वो सैंपल तो अब मैच होना पॉसिबल नहीं है। जब परिमा के सैंपल मिले थे उसी समय उन्हें पैसे दिए गए और सैंपल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसी वजह से आरोपियों के सैंपल कभी मैच नहीं हुए। यह सुनकर जज भी हैरान रह जाते हैं। संजय उन लोगों के नाम भी बता देता है जिन्होंने इस केस में पैसे खाए थे। जज आदेश देते हैं कि इसके संबंधित जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हम कार्तिक को देखते हैं, जिसके सीनियर उसे समझाते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और न्याय का काम अदालत को करने देना चाहिए। यह सब सुनने के बाद कार्तिक को एहसास होता है कि उसे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वह पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है। उधर रावी समीर की बेटी को कोर्ट में पेश करती है। वह बताती है कि उस रात उसके पिता देर से घर आए थे और अपने कपड़े जला रहे थे। उनके चेहरे पर नाखून के निशान भी थे, जैसे किसी ने उन पर वार किया हो। यह सुनकर अपोजिशन वकील उस लड़की पर ही आरोप लगाने लगता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसके पिता ऐसा कर सकते हैं। इस पर वह कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने उसकी मां के साथ ऐसा किया था। इसके बाद रवि कोर्ट को बताती है कि 13 साल पहले समीर ने अपनी पत्नी के साथ भी दुष्कर्म किया था। जब मामला कोर्ट में गया तो समझौते के तौर पर उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह जिसने अपराध किया वही पति बन गया और आज उसकी बेटी उसे पिता कहती है। रवि कहती है कि ऐसी घटनाएं कई लड़कियों के साथ हुई हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है। वह यह भी बताती है कि हर दिन करीब 80 लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है, फिर भी बहुत कम मामलों में सजा हो पाती है। इसलिए वह अदालत से गुहार लगाती है कि आरोपियों को ऐसी सजा दी जाए जिससे आगे कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले कई बार सोचे। सभी सबूतों और गवाहियों को देखने के बाद जज फैसला सुनाते हैं कि बचे हुए तीनों लड़कों को सजा दी जाएगी, क्योंकि वही इस घिनौने अपराध के दोषी हैं। यह सुनकर रवि और परिमा को सुकून मिलता है कि आखिरकार न्याय मिला। कोर्ट से बाहर निकलते ही रवि को पता चलता है कि कार्तिक ने सरेंडर कर दिया है। वो अब और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता था।
लेकिन जब उसे अदालत लाया जा रहा था तभी अचानक दीपराज वहां आ धमकता है और कार्तिक को गोली मार देता है, क्योंकि कार्तिक ने उसके बेटे की हत्या की थी। रवि तुरंत कार्तिक के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और लगे हाथों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप बताइए कि अगली कौन सी फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। मैं मिलूंगा जल्द किसी और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।